तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सर्कल में। तो आज है 25 जून 2026 और ये है सीजन का 20वां क्लास। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है भारत के सॉलिसिटर जनरल की पुनर्नियुक्ति। तो क्या हुआ इसमें? तो देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को दोबारा 3 साल के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसजीआई, नियुक्त किया है। किससे संबंधित है ये? तो यह भारत सरकार के बड़े कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति और देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी वकील के पद से संबंधित है। अगला है इसका मुख्य तथ्य। पहला में कि वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता का कार्यकाल अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। सेकेंड है कि सॉलिसिटर जनरल का पद महान न्यायवादी के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। थर्ड है, सरकार ने इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 5 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल भी 3 साल के लिए बढ़ाया है। फोर्थ है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है ताकि सरकारी मामलों की पैरवी लगातार चलती रहे। अगला एग्जाम पॉइंट में कि यह एक गैर संवैधानिक और वैधानिक पद है। हमारे संविधान में इसका कोई सीधा जिक्र नहीं है। यह पद लॉ ऑफिसर्स रूल्स 1987 के तहत काम करता है। नोट में देखिए कि यह देश के पहले सबसे बड़े वकील यानी महान न्यायवादी का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 76 में है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का नहीं है। ठीक है। तो एक छोटा सा कहानी का ट्रिक लाए हैं जो इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो कहानी है कि एक कोर्ट रूम में देश के महान मतलब महान न्यायवादी, ठीक है, वकील बहुत व्यस्त थे। उनके काम को आसान बनाने के लिए कोर्ट ने उनके नीचे सॉलिसिटर तुषार मेहता को बुलाया। इस बात को पक्का करने के लिए पूरी कैबिनेट नियुक्ति समिति एक कमरे में बैठी और उन्होंने मिलकर तुषार मेहता को 3 साल के लिए यह बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन याद रहे, यह फैसला किसी संविधान की डायरी में नहीं लिखा गया था, बल्कि यह 1987 के नियमों की किताब से लिया गया था। ठीक है। तो एक छोटा सा ट्रिक है ताकि आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका एमसीक्यू देख लीजिए कि हाल ही में तुषार मेहता को किस पद पर 3 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो अभी तुरंत बताए थे, क्या होगा इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा कि भारत के सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, एसजीआई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल एसजीआई पद की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह सीधे संविधान के तहत नहीं आता, यह एक गैर संवैधानिक पद है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल और अन्य बड़े अधिकारियों की नियुक्ति को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह नियुक्ति करता है कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी। ठीक है। अगला टॉपिक है कि 56वां ग्रैंड प्रिक्स उश्ती नाद लाबेम मुक्केबाजी टूर्नामेंट। तो इसको समझिए कि इसमें क्या हुआ। तो देखिए, चेकिया में आयोजित 56वें ग्रैंड प्रिक्स उश्ती नाद लाबेम आमंत्रण मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक, जिसमें से 8 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीते हैं। अच्छा, ये किससे संबंधित है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता और वैश्विक खेल मंच पर भारतीय एथलीटों की बड़ी उपलब्धियों से संबंधित है। ठीक है।
अच्छा, इसका मुख्य तथ्य है तो पहला में है प्रतियोगिता का आयोजन चेकिया में किया गया था, जहां भारत ने कुल 12 पदक अपने नाम किए। सेकेंड है कि महिला टीम ने 4 स्वर्ण गोल्ड पदक जीते, जिसमें से ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन है, जिसका 75 केजी है, ठीक है। एशियाई चैंपियन प्रीति पवार जो 54 केजी के हैं, साक्षी चौधरी 51 केजी और प्रिया घांस 60 केजी ने पाँच में से 0 से एक तरफा जीत दर्ज की। परवीन हुड्डा 65 केजी ने रजत सिल्वर पदक जीता, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड में कि पुरुष ने भी 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें से जादूमणि सिंह 55 केजी, सचिन 60 केजी, अंकुश 80 केजी और हैवीवेट वर्ग में नरेंद्र प्लस 90 केजी ने फाइनल में आर्मेनिया के डेविड चालोयान को 3 में से 2 से हराकर गोल्ड जीता है। फोर्थ में है कि पुरुष टीम में आदित्य प्रताप यादव और कपिल पोखरिया ने रजत पदक जीते, जबकि सुमित कुंडू ने भारत के लिए एकमात्र कांस्य ब्रांज पदक जीता है, ठीक है। अगला है कहानी इसका समझिए कि भारत के 12 जांबाज मुक्केबाज एक चेकिया बुक लेकर रिंग में उतरे। उन्होंने वहां ऐसी पंचिंग की जादूमणि प्रीति निभाई कि विरोधी खिलाड़ी साक्षी बनकर देखते रह गए। इस खेल में लवली मतलब हो जाएगा लवलीना और प्रिया मतलब प्रिया ने मिलकर सोने के 8 सिक्के यानी 8 गोल्ड बटोर लिए। अंत में सचिन और नरेंद्र ने आकर ऐसा अंकुश लगाया कि भारत के खाते में कुल 12 मेडल आ गिरे, ठीक है। तो इसको कहानी की तरह से ट्रिक बनाए, तो इसका याद करने के लिए आसान रहेगा। तो पहला क्वेश्चन इसका कि 56वां ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती नाद लाबेम मुक्केबाजी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था, जहां भारत ने 12 पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेकिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के लिए 8 स्वर्ण जीते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने इस टूर्नामेंट के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो वह जीती है लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लवलीना बोरगोहेन। अगला टॉपिक है दोहा डायमंड लीग और नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन। तो इसमें क्या हुआ? तो देखिए, भारत के स्टार भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो खिलाड़ी के नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में 4थे स्थान पर रहे, जिससे वह पदक जीतने से चूक गए। अच्छा, इस किससे संबंधित है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता डायमंड लीग और आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के क्वालिफिकेशन से संबंधित है। तो इसका मुख्य तथ्य है तो पहला है कि नीरज चोपड़ा ने अपनी पीठ की चोट यानी बैक इंजरी से उबरने के बाद इस सीजन के पहले मैच में हिस्सा लिया और 85.69 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। इस प्रतियोगिता को श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के शानदार थ्रो के साथ जीता, प्रथम स्थान में आया था, ठीक है। थर्ड में है कि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.38 मीटर दूसरे स्थान पर और अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन 85.99 मीटर तीसरे स्थान पर रहे। इस थ्रो के साथ ही नीरज ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFIC के द्वारा तय किए गए 82.61 मीटर के मानक को आसानी से पार कर लिया। एग्जाम पॉइंट में क्वेश्चन आया कि 28 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने पदक न जीतने के बावजूद ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वह इस प्रतियोगिता के लिए भारत के 32 सदस्यीय दल का हिस्सा होंगे।
तो इस कहानी ट्रिक को समझिए कि नीरज अपने पीठ के दर्द से उभर कर दोहा मतलब दोहा डायमंड लीग पहुंचे। उन्होंने मैदान पर 85 साल के बुजुर्ग की फुर्ती से भाला फेंका, लेकिन इस बार लंका की रुमेश मतलब रुमेश थरंगा ने बाजी मार ली। नीरज भले ही चौके स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने गलास मतलब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल का ऐसा पास हासिल कर लिया कि अब वह 32 लोगों की बारात यानी 32 सदस्यीय दल को लेकर वहां जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा अपने सीजन के पहले मैच में किस स्थान पर रहे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पे। ठीक है, चौथे स्थान पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि दोहा डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 88.68 मीटर का थ्रो कर किसने पहला स्थान हासिल किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला स्थान आ जाएगा रुमेश थरंगा पथिरागे को। ठीक है, जो श्रीलंका के हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुमेश थरंगा पथिरागे श्रीलंका के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आगामी राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं जिसके लिए नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई कर लिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ग्लासगो का। ठीक है, ग्लासगो का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लासगो। नेक्स्ट टॉपिक है नौसेना में 3 नए स्वदेशी जहाज़ों की एंट्री। क्या हुआ इसमें? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर 3 नए स्वदेशी युद्धपोत जहाज़ों को भारतीय नौसेना में शामिल किया। किससे संबंधित है? तो यह भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने, सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और कोलकाता के GRSE शिपयार्ड से संबंधित है। इसका मुख्य तथ्य है 3 जहाज़ों के नाम आया है INS दूनागिरी स्टील्थ फ्रिगेट, सेकेंड का INS संशोधक सर्वे वेसल और INS अग्रय एंटी सबमरीन क्राफ्ट। ठीक है, 3 जहाज़ का नाम है। बनाने वाली कंपनी कौन है? इन्हें कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसको बोलते हैं GRSE, ने बनाया है। MSME का दाम मतलब इन जहाज़ों को बनाने में 200 से ज़्यादा घरेलू MSMEs शामिल थे, जिनमें से 75% से अधिक स्वदेशी सामान लगा है। ठीक है, खास दिन क्या है? तो यह लॉन्चिंग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के मौके पर हुई। रक्षा बजट की छलांग क्या हुआ? तो देश का रक्षा उत्पादन 2014 के 40,000 करोड़ से बढ़कर अब लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी की मज़ेदार कहानी से समझते हैं इसको। क्लास में एक गिरी मतलब दूनागिरी नाम का लड़का हमेशा दूसरों की कॉपी से संशोधक हो जाएगा। ठीक है, संशोधन से संशोधक करके नकल करता था। टीचर ने उसे देख लिया और डांटते हुए कहा, नकल छोड़ो और पढ़ाई में आगे रहो। अग्रय, आगे मतलब अग्रय। ठीक है, जिसको बोलते हैं INS अग्रय तभी गार्डन मतलब GRSE में बैठकर चाय मोमोज पार्टी करेगा। चाय मोमोज मतलब हो जाए कि कोलकाता में बना। ठीक है, तो ये पार्टी करेगा। गिरी मतलब हो जाए कि INS दूनागिरी दुश्मन की नज़र से बचने वाला स्टील्थ जहाज है। संशोधन मतलब हो जाएगा कि INS संशोधक, ये समुद्र का सर्वे खोज करने वाला जहाज है। ठीक है, आगे रहो मतलब हो जाएगा अग्रय मतलब हो जाएगा INS अग्रय यानी पनडुब्बी को मारने वाला जहाज है ये। तो गार्डन प्लस कोलकाता क्या हो जाएगा इसका मतलब? तो इससे कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, जिसको बोलते हैं GRSE कंपनी ने बनाया है। ठीक है, तो कहानी आपको समझ में ज़रूर आया होगा ये। ठीक है, तो चलिए अब हम MCQ को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में PM मोदी द्वारा कमीशन किए गए जहाज़ों में से कौन सा एक बड़ा सर्वेक्षण पोत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS संशोधक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
सर्वे करना यानी डेटा में संशोधन करना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, INS संशोधक। अगला क्वेश्चन है कि INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस कंपनी को निर्माण जो किया है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है, ठीक है। तो गार्डन में पार्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में तीनों नौसैनिक जहाज़ों में लगभग कितने प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बताए थे 75% से अधिक लगा है, ठीक है। 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।